लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रम के अवकलज, है ना। द्वितीय क्रम के अवकलज। द्वितीय क्रम के अवकलज क्या होते हैं ये समझना आपको, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जैसे y आपके पास दिया हुआ है, y एक फलन है, इसका एक बार अवकलन करें, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या लिखेंगे इसको, dy बटे dx लिखेंगे या नहीं। और मैं बोलूँ एक बार और अवकलन करो x के सापेक्ष पुनः, तो अगर एक बार और अवकलन करें तो क्या लिखेंगे इसको, d अपॉन डी एक्स और d बाई डी एक्स। बोलो समझ आया क्या, बोलो। पहली बार y का अवकलन किया अपन ने, पहली बार y का अवकलन किया है नहीं, तो साथ में क्या लगाया अपन ने, d अपॉन डी एक्स लगाया है नहीं। और जब मैं कह रहा हूँ कि पुनः अवकलन करो तो पुनः अवकलन करेंगे इसका, तो फिर से आगे क्या लगाएंगे बताओ, d अपॉन डी एक्स। और इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको ऐसे लिख देंगे, d को d से गुणा किया तो d की घात 2। और यहाँ ध्यान रखना है dx जो है ना, dx ये एक ही राशि है, dx को dx से गुणा किया तो dx स्क्वायर लिखेंगे, ना कि d स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि dx क्या है, एक ही राशि है, x में परिवर्तन। पढ़ेंगे क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर या d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। तो इसको अपन बोलते हैं द्वितीय क्रम के अवकलज। क्या बोलते हैं बताओ, द्वितीय क्रम के अवकलज। कहीं भी ये लिखा दिखाई दे d2y अपॉन dx2, ये कहीं भी लिखा दिखाई दे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि y का लगातार 2 बार अवकलन किया गया है, ठीक है। y का लगातार 2 बार अवकलन किया गया है, इस चिन्ह का मतलब ये है। और इसी को क्या बोलते हैं, द्वितीय क्रम के अवकलज। कैसे करते हैं, बड़ा आसान है, कुछ नया फॉर्मूला तो है नहीं। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, आप समझे, यदि y बराबर log x है हो तो d2y अपॉन dx2 ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करो। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, y बराबर log x, सही है। अब क्या करें, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करो, dy बटे dx और d बटे dx, और ये क्या आ जाएगा बताओ, log x आएगा है। तो dy बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। और बताओ log x का अवकलन करें x के सापेक्ष, तो क्या बताया था फॉर्मूला, 1 बटे x। ये आया एक बार अवकलन, क्या आया, एक बार अवकलन आया। मैं कह रहा हूँ द्वितीय क्रम के अवकलन 2 बार करना है तो पुनः अवकलन करो। तो आपको याद रखना है, जब dy बटे dx का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, d2y अपॉन dx2। तो मैं बोल रहा हूँ पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा बताओ, d2y अपॉन dx2। दोनों तरफ कर रहे हैं अवकलन x के सापेक्ष, इधर करेंगे दोबारा से तो क्या लिखेंगे, d2y बटे dx2, और इधर करेंगे d अपॉन dx ही लिखेंगे। इधर d अपॉन dx क्यों लिखेंगे, समझ गए, क्योंकि पहले एक बार तो अवकलन कर दिया तो ये चिन्ह हट गया, अब दोबारा कर रहे हैं तो ये चिन्ह दोबारा आ गया। अब किसका अवकलन करना है, 1 बटे x का, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अब बताओ 1 बटे x का अवकलन लिखाया था फॉर्मूला, क्या लिखाया था,
-1/, तो ये आपके पास आ गया द्वितीय क्रम का अवकलज। बोलो आया है नहीं? है आसान। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। यदि देखो इधर, यदि y बराबर x sin x है ना, हो तो d2y/dx² ज्ञात करो। करें, कैसे करेंगे? y बराबर x sin x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx गुणा x sin x। बोलो आया या नहीं? ठीक है। इसका अवकलन कैसे करेंगे? u गुणा v, दो पद है, x के पद है, गुणा में लिखे हुए हैं, तो u गुणा v से कैसे करते हैं? u को बाहर रखेंगे, v का अवकलन, और फिर v को बाहर रखेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो करें, तो देखो पहले x को बाहर रखेंगे, अवकलन किसका करेंगे बताओ? sin x का। फिर sin x को बाहर रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे बताओ? फॉर्मूला लिखाया था ये u गुणा v वाला, लिखाया था या नहीं? अब हल करो, क्या मिलेगा? x तो ऐसे ही, sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या लिखाया था? cos x लिखाया था। फिर sin x ऐसे ही, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 1, तो गुणा में 1, और 1 से इसको गुणा करेंगे तो यही रहेगा। सही है ना? आगे देखो, तो ये आपके पास आ गया x cos x प्लस साइन, ये क्या ज्ञात किया है अपन ने अभी? dy/dx, मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन। हमें क्या ज्ञात करना है? d2y/dx2, 2 बार अवकलन, द्वितीय क्रम का अवकलन। तो क्या करें? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर करें, तो इधर जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? d2y/dx2 बन जाएगा। और इधर इनका अवकलन करेंगे तो ये 2 पद है, दोनों का अलग अलग होगा, तो एक बार तो किसका करना पड़ेगा? x cos x का, फिर प्लस ऐसे ही, फिर एक बार किसका करना पड़ेगा? sin x। सही है बताओ? ठीक है। अब हल करो, तो हल करेंगे अभी, तो क्या आएगा बताओ? ये कैसे हल होगा? वो u गुणा v से हल होगा, u गुणा v। तो u गुणा v से कैसे हल करते हैं? पहले u को बाहर लेंगे, मतलब x को बाहर लेंगे, और अवकलन किसका करेंगे बताओ? cos x का। फिर प्लस, अब की बार cos x को बाहर लेंगे और अवकलन किसका करेंगे बताओ? x का। ये तो कौन सा हो गया? ये पहला वाला u गुणा v वाला अवकलन हो गया। बोलो हुआ है नहीं? अभी इसका और करना है, तो sin x अकेला है, तो sin x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा cos x। आगे हल करो, x तो ऐसे ही रहेगा, cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? माइनस sin x, प्लस cos x ऐसे ही रहेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1, और प्लस cos x ऐसे ही। हल करो, तो ये आ गया आपके पास d2y/dx² या dx2 बराबर -x sin x प्लस 1 से गुना किया cos x, cos x में cos x जोड़ेंगे तो 2 cos x आ गया। यही ज्ञात करना था, d2y/dx² ज्ञात करना था, तो ये आ गया। तो द्वितीय क्रम के अवकलन का मीनिंग समझ आया आपके? एक फलन दिया गया होगा, उसका एक बार अवकलन करना है
और फिर उसी का दोबारा से अवकलन करना है। तो ये क्या कहलाते हैं बताओ? द्वितीय क्रम के अवकलज। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन अवकलन में। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। ठीक है? तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करने का तरीका, कोई भी फलन आपको दिया गया हो उसका अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। हालांकि ये सारे टॉपिक 12th क्लास की मैथ्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में ये काम आते हैं, इसलिए मैं हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ, जितने फिजिक्स में काम आते हैं उतने। तो उच्चतम एवं न्यूनतम मान। ठीक है? अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपको दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये समझते हो आप? 10th क्लास में कहीं लिखा हुआ देखा होगा ऐसे, y बराबर एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? y x का फलन है या y x का बहुपद है, बहुपद व्यंजक है, या y x का फलन है, मतलब y का मान x के रूप में होगा। ठीक है? ऐसा कोई फलन दिया है और मान ले कि इसके लिए ग्राफ बनाई हूँ। मान लें कि जब y और x के बीच में ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ, ऐसा मिला है नहीं? तो ऐसा कुछ ग्राफ अपन को मिला ऐसे, इस तरीके से। ठीक है? अब देखो, मैं आपसे बोलना चाहूं कि y x पे निर्भर करता है, x के अलग अलग मान रखे तो y के अलग अलग मान मिले, और उन सभी मानों को लेके एक सारणी बनाई, और सारणी बना के जब ग्राफ बनाया तो ऐसा कुछ मिला। आपने अभी तक सरल रेखा वाले ग्राफ बनाए, मैंने आड़े टेढ़े बना दिए, बात तो की। तो ऐसा ग्राफ मिला। अब पूछ लिया जाए कि यहाँ y का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अब y तो x पे निर्भर करता है, तो y का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो y का अधिकतम मान कौन सा होगा? y का मान कैसे बढ़ेगा? ऊपर की तरफ ही तो बढ़ेगा। तो y का अधिकतम मान कौन सा होगा बताओ? ये वाला होगा। ठीक है? तो ये जो आपके पास दिया गया, ये x के इस मान पर मान ले कि ये x2 है, तो इस पे y क्या हो जाएगा बताओ? अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम। max मतलब क्या हो गया? और बताओ कहाँ पे न्यूनतम होगा? ये न्यूनतम कहाँ पे होगा? इस जगह हो जाएगा न्यूनतम। मान लेते हैं यहाँ x का मान है x1 और ये y का मान क्या हो गया? मिनिमम, न्यूनतम। समझ पा रहे हो? तो जब y का मान x पर निर्भर करेगा तो हमें नहीं पता कि y का मान अधिकतम कहाँ होगा, न्यूनतम कहाँ होगा, नहीं पता। वो तो डिपेंड करेगा कि x के मान अलग अलग मान रख के देखें और फिर कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद पता करें। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका सिखा रहे हैं जिसमें बिना x के मान रखे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि अधिकतम मान होगा तो x के किस मान पे होगा और वो अधिकतम मान कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, वो ऊपर पता लगा। तो फिजिक्स में ये चीज़ बहुत काम आती है, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है? तो ये चीज़ काम में आती है। तो कैलकुलेट करना सीखें अधिकतम और न्यूनतम मान। जैसे आपको डायरेक्ट पता लगाना हो कि y का और x का अधिकतम मान कितना है, तो कैसे पता लगाएंगे? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, आपको दे दिया y बराबर x² माइनस 2x प्लस 4। अब मैं बोलूं कि y का अधिकतम मान पता लगाओ, तो कैसे पता लगाओगे? x के मान रख रख के देखने पड़ेंगे। x का मान जितना बड़ा रखोगे y का मान उतना बड़ा मिलेगा। अब ये कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, प्लस है, पता नहीं कब ये बढ़ जाए कब ये कम हो जाए, लेकिन हमको तो वो स्थिति पता करनी है जब y अधिकतम हो। तो ऐसे तो पता लगाना बहुत मुश्किल है x का मान क्या रखें कि y अधिकतम आ जाए, क्योंकि हो सकता है x का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, पता नहीं कब कम मिले और कब ज़्यादा।
एग्जैक्टली अधिकतम कब मिलेगा या एग्जैक्टली न्यूनतम कब मिलेगा, उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि देखो, प्रोसेस कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला पॉइंट, y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट ये लिखना है आपको, ठीक है। मतलब आपको अभी फेयर कॉपी में कुछ नहीं करना है, फेयर कॉपी के लिए आपको अलग से नोट मिल जाएंगे, है ना। आप तो रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें अभी इसकी, ठीक है। नोट्स बाद में लिख लेना, केवल समझें और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें अभी, है ना। नोट्स कब लिखाने, कैसे लिखाने, ये सब हम बताएंगे। आप अपना दिमाग कतई ना लगाएं, ठीक है। समझने पे ध्यान दें। नोट्स को बहुत कम काम के होते हैं, समझना ज़्यादा काम का होता है। तो ये दिया होगा। दूसरा पॉइंट आप क्या करेंगे, dy बटे dx ज्ञात करें। कर सकते हो क्या? बोलो। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, dy बटे dx जो भी आया उसके बराबर 0 रखें तथा x के मान ज्ञात करें। x के कुछ मान मिलेंगे, a1 a2 a3 डॉट 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 ऐसे प्राप्त करें। a1 a2 a3 मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो। जब dy बटे dx को बराबर 0 रखोगे और इस समीकरण को हल करोगे तो x के कुछ मान मिलेंगे, उनको ज्ञात कर ले। कर लोगे? अगली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात करो। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, ये भी अभी सिखा चुके हैं आपको द्वितीय क्रम के अवकलज। फिर पांचवी स्टेप में क्या करना है, ये देखना है। पांचवी स्टेप में 3 पोर्शन होंगे। पहला, यदि d2y बटे dx स्क्वायर का मान जो भी आया उसमें x के ये जो मान प्राप्त हुए इनको रखेंगे। मान लेते हैं a1 को रख रहे हैं पहले, a2 और a3 को थोड़ी देर भूल जाओ, a1 को। तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे बताओ, a1। x की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह a1 रखने पर हल करें और ये मान आ जाए ग्रेटर देन 0। क्या आ जाए बताओ, ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक राशियां 0 से बड़ी होती हैं। तो हम बोलेंगे कि दिया गया फलन किस पे चेक किया है, x बराबर a1 पर। x बराबर a1 पर न्यूनतम है। क्या है बताओ, न्यूनतम है। ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या बोलेंगे, न्यूनतम है। आपको विरोधाभास उत्पन्न हो रहा होगा कि ग्रेटर देन आया फिर भी न्यूनतम बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब पढ़ाने आता हूं तो पूरे होशो हवास में आता हूं और मैं जो भी बोलता हूं सत्य बोलता हूं। जो लिखा है वो सत्य है। दिमाग में कतई ऐसा ना लाए कि सर ने गलत लिख दिया, ठीक है। जब ये मान ग्रेटर देन 0 होगा तब ही x बराबर a1 पर क्या रहेगा बताओ, न्यूनतम, ठीक है। आगे दूसरा केस, यही हमने ज्ञात किया था d2y dx स्क्वायर, और इसमें जब हमने x बराबर a1 रखा तो हो सकता है कि ये मान लेस देन 0 आ जाए। डिपेंड करता है वो तो, x का मान जो a1 है वो a1 कितना है, 1 2 3 4 5, उसी पर डिपेंड करता है। मान लो हल करने के बाद वो क्या आ जाए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे बताओ, दिया गया फलन x बराबर a1 पर अधिकतम है। क्या है बताओ, अधिकतम है, ठीक है। और तीसरा केस आता है कि यदि d2y बटे dx स्क्वायर में x बराबर a1 रख दें और मान लो बदकिस्मती से बराबर 0 ही आ जाए, ना तो ग्रेटर देन 0 आए ना लेस देन 0 आ जाए, वो बराबर 0 आ जाए, तो क्या लिखेंगे, न तो उच्चतम
ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है, न ही निम्नतम है। हो गया? ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। फिर छठा पॉइंट आता है। छठा पॉइंट क्या कहता है कि मान लो x बराबर a1 पर चेक किया, तो ये तो वो ज्ञात किया अपन ने, आप समझ पा रहे हो इस ग्राफ में, ये हमने x का मान ज्ञात किया है कि x के इस मान पर y का मान न्यूनतम है और x के इस मान पर y का मान अधिकतम है। लेकिन आपसे पूछे y का मान है कितना, अभी तक हमने क्या ज्ञात किया है कि x बराबर a1 पर न्यूनतम है या x बराबर a2 पर अधिकतम है, लेकिन कितना है, तो कितना है वो तो यहाँ पता लगेगा ना, y का मान कितना है। तो ये कितना है ये ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, अधिकतम या न्यूनतम y का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए x बराबर a1 को y बराबर f ऑफ x में रखते हैं। क्लियर है? x बराबर a1 पे चेक किया है तो x बराबर a1 को किस में रख देंगे बताओ, y बराबर f ऑफ x में रख देंगे, इसमें रख देंगे। रखते ही y का अधिकतम या न्यूनतम मान जो भी होगा, अधिकतम है या न्यूनतम है, वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो मैंने प्रक्रिया बताई, ये तो मैंने रेसिपी बताई, दम आलू बनाने की रेसिपी, कि क्या करना है कि पहले तेल लेना है, फिर जीरा डालना है, रेसिपी बताया सब। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से समझ में कब आएगा, जब खुद अपने हाथ से दम आलू बनाओगे, तभी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। करें शुरू, देखिएगा तो आप। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दे दिया कि यदि y बराबर एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस है ना 12x और प्लस 25 हो तो y का न्यूनतम एवं अधिकतम मान यदि विद्यमान है तो ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 25, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करो और अधिकतम मान ज्ञात करो। कब? यदि विद्यमान है। हो सकता है कि न्यूनतम मान विद्यमान ही नहीं हो या अधिकतम मान विद्यमान ही नहीं हो, तो कैसे ज्ञात करोगे? मान लो किसी भौतिक राशि का अधिकतम मान अनंत आ रहा है, तो अनंत तो अपरिभाषित होता है सॉरी, अनंत तो अपरिभाषित होता है ना, अनंत को क्या माना जाता है? विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 25 दिया है, आपको बोला है कि इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। कब? यदि विद्यमान है। अपन चेक कर लेंगे, पहले यहाँ पे चेक हो जाएगा। अगर न्यूनतम विद्यमान है तो न्यूनतम ज्ञात कर देंगे, अधिकतम विद्यमान है तो अधिकतम ज्ञात कर लेंगे, दोनों विद्यमान है तो दोनों ही ज्ञात कर देंगे।
तो डिपेंड करेगा, जब आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे तब पता लगेगा। अब ऐसे आइडिया लगा सकते हो क्या कि अगर x के मान 0 से और अनंत तक रखे हो और 0 से माइनस अनंत तक रखे 1 2 3 4 5, तो y का सबसे ज़्यादा मान क्या आ सकता है पता लगा सकते हो। डायरेक्ट तो पता लगेगा नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया को दोहराओगे तो आपको पता लग जाएगा। कैसे देखो, करें शुरू, रेडी, प्रोसेस पे जाओ, कुछ नहीं करना, जो कथा सुनाई है उसको रिवाइज करते जाओ, जैसा वो बोलते जाए वैसा आप करते जाओ, ठीक है। फोटोकॉपी करना है। पहली स्टेप 1 में लिख लो, दिया है y बराबर x³ माइनस 12x प्लस 25, समीकरण नंबर 1। पहली स्टेप पूरी हो गई क्या? यही तो लिखना है, जो दिया है वो y बराबर f ऑफ x मतलब x के रूप में जो भी फलन है उसको लिख लो। दूसरी स्टेप में क्या करना है, dy बटे dx याद करो, तो अवकलन कर दो इसका, dy बटे dx अवकलन कर दे। बताओ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बार, तो x³ का अवकलन क्या होगा? x की घात n से करेंगे, n x की घात n माइनस 1, ऐसे तो करेंगे। x की घात n का फॉर्मूला क्या बताया था, n x की घात n माइनस, तो x की घात 3 का क्या हो जाएगा, 3x की घात 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 3x²। बोलो हुआ है नहीं? फिर माइनस, अब किसका अवकलन करेंगे, 12x का, तो 12 तो नियत राशि है, 12 को तो रख लेंगे अपन बाहर, और x का अवकलन करेंगे, तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12, सही है। फिर प्लस 25 क्या है, नियत राशि स्वतंत्र है, अकेली है, तो x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 0, तो इसका अवकलन हो गया आपके पास 0, हुआ है ना? तो क्या आंसर मिला आपको, dy बाई dx कितना मिला बताओ, 3x² माइनस, dy बाई dx मिला 3x² माइनस, समीकरण नंबर। तीसरी स्टेप पे जाओ, क्या करना है, dy बाई dx बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात कर लो जो भी प्राप्त हो, तो रख देते, तो dy बाई dx यही तो आया है, तो इसके बराबर 0, तो dy बाई dx बराबर 0, माना dy बाई dx बराबर 0, तो इसका मान क्या है, 3x² माइनस 12 बराबर 0, तो x² बराबर 12, तो x² बराबर 4, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 2, आया है नहीं? तो x के 2 मान आ गए आपके पास, या तो 2 या फिर, तो मैंने क्या बोला, x के मान प्राप्त होंगे, कितने भी प्राप्त हो सकते हैं, रेखिक समीकरण है तो 1 प्राप्त होगा, द्विघातीय समीकरण है 2 प्राप्त होंगे, त्रिघातीय है तो 3, तो यह कितने भी प्राप्त हो सकते हैं, ये यहीं पे डिपेंड करेगा। अपन को तो 2 मिल गए, तो यही क्या कहलाएगा, a1 और a2, x के मान है ना a1 और a2, तो ये 2 मान प्राप्त हो गए, तो अपन 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए, कर ली। अब आगे बढ़ो, अगर चौथी स्टेप पे अपन जाएं, चौथी स्टेप पे चलो, d2y बटे dx² आपको ज्ञात करना है, ठीक है, d2y बटे dx² आपको ज्ञात करना है। चौथी स्टेप यही है ना, तो करें। तो चौथी स्टेप पे आप देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आपने dy बटे dx ज्ञात कर लिया ना, क्या आया, 3x² माइनस 12, ये कहाँ से मिला आपको बताओ, समीकरण 2 से मिला या नहीं, ठीक है। अब इस d2y बटे dx2 ज्ञात करना है, ये तो इसका मतलब क्या होता है, द्वितीय क्रम का अवकलज, तो दोबारा अवकलन कर दो, तो दोबारा कर दे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका दोबारा अवकलन करते तो इसको क्या लिखते हैं, d2y बटे dx2, सही है। और इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिख देंगे, एक बार समझने के लिए ऐसे लिख दो
कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं किसका बताओ, 3x स्क्वायर माइनस 12 का। कर दे तो d2y बटे dx2 ये कितना आएगा बताओ। देखो 3 तो नियत राशि है, पहले इस पद का करेंगे तो 3 तो नियत राशि है, 3 को ले लेंगे बाहर और x स्क्वायर का अवकलन करो। अभी फॉर्मूला बताया था n(x) की घात n-1 तो क्या आ जाएगा बताओ 2x, फिर माइनस 12 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 0, तो आपके पास आ गया d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 6x, समीकरण नंबर 3। सही है क्या? चौथी स्टेप भी खत्म हो गई अपनी, बोलो हुई है नहीं? ठीक है, पांचवी स्टेप में जाओ। पांचवी स्टेप क्या कहती है कि ये जो d2y बाई dx स्क्वायर आया है इसके नीचे लटकाया ना मैंने x बराबर a1, मतलब जैसे भारत के नीचे श्रीलंका ऐसे लटकाया ना, तो इसका मतलब क्या है कि यही मान है, इसमें x की जगह क्या रखना है a1 और a2 क्या माने अपन ने 2 और -2, पहले वाले पे चेक करेंगे 2 पे। तो करूँ मैं पांचवी स्टेप कि ये जो आया है d2y बाई dx स्क्वायर, जो भी आंसर आया है इसमें x की जगह क्या रख देंगे बताओ 2, a1 का मतलब क्या रखेंगे, रखें तो रखो इसमें x की जगह 2, तो 6 गुणा 2 कितना हो गया 12 धनात्मक है, धनात्मक है तो मतलब 0 से बड़ा, तो ग्रेटर देन 0, देखो ग्रेटर देन 0 आ गया, और यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या याद रखना है, दिया गया फलन x बराबर a1 पर न्यूनतम है, तो क्या लिखेंगे a1 की जगह 2, अतः फलन x बराबर 2 पर न्यूनतम है। क्लियर है? अब दूसरा वाला रख लो इसी में, a1 रख के चेक कर लिया, a2 रख के चेक कर लो, प्रोसेस तो वही है पूरा। अब a2 रख के चेक करो तो पुनः d2y बाई dx स्क्वायर, इसमें रखेंगे अपन x बराबर -2, क्या रखेंगे बताओ, a2 का मान कितना है -2, तो अब की बार इसी में, इसी समीकरण में x की जगह क्या रख देंगे बताओ, तो क्या मिलेगा -12 जो कि लेस देन 0 से छोटा हो गया ऋणात्मक संख्या, तो क्या आएगा अधिकतम। तो अतः फलन किस पे चेक किया, x बराबर -2 पर अधिकतम। तो पता लग गया क्या आपको, जो फलन जो दिया हुआ है उसका न्यूनतम मान कब मिलेगा, x बराबर 2 पर, और अधिकतम मान कब मिलेगा, x बराबर -2 पर। अब ये मिटा दूं, बोलो, तो x बराबर 2 पर तो न्यूनतम मान मिलेगा और x बराबर -2 पर क्या मिलेगा बताओ, अधिकतम मान मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं? तो हम वो मान तो ज्ञात करें कितना होगा, ये तो पता लग गया x बराबर 2 पर न्यूनतम है, x बराबर -2 पर अधिकतम है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, छठा कि y का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो जो भी x बराबर जो भी है उसको इसमें रख देंगे। ये क्या था, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में रखने पर तो देखो न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो ये जो समीकरण है y बराबर x³ माइनस 12x प्लस 25, इसमें x बराबर क्या रख देंगे 2, x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि न्यूनतम मान किस पे मिल रहा है बताओ, x बराबर 2 पर, तो रख दो यार। तो y बराबर 2 का क्यूब माइनस 12 गुणा 2 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया 24 और ये हो गया 25, तो 8 और 25 हो गए 33, और 33 में से 24 गया तो कितना बचा 9, नहीं हाँ 9। तो y का मिनिमम मतलब न्यूनतम मान कितना होगा बताओ, 9 होगा।
और अधिकतम ज्ञात करना है तो बताओ, अधिकतम के लिए अधिकतम मान, तो अधिकतम मान देखो वापस वही समीकरण लिखो, पहला समीकरण x³ माइनस 12x प्लस 25, यही है ना। और इसमें x बराबर क्या रख देंगे, -2 पर, क्योंकि अधिकतम कब है, x बराबर -2 पर, तो -2 रखो, तो -2 का क्यूब -12 -2 प्लस 25, हल करो ये हो जाएगा -8 प्लस 24 प्लस 25, तो y अधिकतम मैक्सिमम आ गया कितना बताओ, 41, कितना आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि इस समीकरण में x का मान 1 से लेके और तुम्हारी मर्जी है जितना लिख लो, या ऋणात्मक में -1 से लेके तुम्हारी मर्जी है जितना लिख लो, लेकिन जब जब हल करोगे तो y का मान 9 और 41 के बीच में ही मिलेगा, सबसे छोटा 9 मिलेगा और सबसे ज़्यादा 41 से बड़ा नहीं मिलेगा कभी भी, और 9 से छोटा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अपन अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जब फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो काफ़ी जगह पूछा जाएगा अधिकतम कार्य कितना करना पड़ेगा, अधिकतम वेग क्या देना चाहिए, न्यूनतम वेग कितना रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम बल कितना होना चाहिए, तो वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, रट्टा मारना है 6 स्टेप को। 6 स्टेप अगर आपको याद है, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन 6 स्टेप याद है तो ऑटोमेटिक हो जाता है, स्टेप्स में याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।